तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज एक बार चलेंगे देश की राजनीति की तरफ। मुझे बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश आई, मुझे मैसेज भी किए, कमेंट बॉक्स में बोला कि देश में इतनी बड़ी इलेक्शन हो रही है लोकसभा की, जो आने वाली सरकार 5 साल के लिए चुनेगी। आपने इतना करीब से पूरा सिस्टम देखा है, आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? तो दोस्तों, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी धर्म के खिलाफ हूँ, ना किसी जाति के खिलाफ हूँ, ना किसी वर्ग विशेष के खिलाफ हूँ, ना किसी विचारधारा के खिलाफ हूँ। मैं एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट आदमी हूँ और मुझे किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। किसी भी पार्टी का मैंने कभी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं उठाया, ना आगे उठाने वाला हूँ। अगर किसी को ये बात अच्छी लगे तो इसको याद रखना, बुरी लगे तो भूल जाना। मेरा विश्लेषण इस इलेक्शन को लेके बिल्कुल अलग है। आपसे मैं एक गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ठंडे दिमाग से इस वीडियो को सुनना। आपको कुछ नई बातें सीखने को, समझने को मिलेंगी। हम पता नहीं क्यों सट्टा बाज़ार और ये जो सर्वे आते हैं, इस कंपनी का सर्वे, उसका सर्वे, ये वो सब देख के चलते हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं निकलती है एंड में। लेकिन ग्राउंड हकीकत क्या होती है वो आपको सिर्फ पत्रकारों से मिलती है या लोकल लोगों से मिलती है, जो जनता के बीच में विचरते हैं। जिन लोगों को पत्रकार लोग जाके इंटरव्यू करते हैं, पूछते हैं कि आपका क्या रुझान है, उसमें आपने एक बात नोट की होगी कि जब अब एक इलाके में जाता है पत्रकार, उसको उस इलाके का जो लीडर होता है बड़ा, उस मोहल्ले का या गली का या सड़क का या उस सोसाइटी का, इस किस्म का, वो लीडर जो बोलता है बाकी सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन पत्रकार को अच्छी तरह मालूम होता है कि वो जो सुन रहा है या दूसरा आदमी जो सुना रहा है, उसमें सच्चाई कितनी है, हकीकत कितनी है और अफसाने कितने हैं। तो जब उन्हीं पत्रकार जब वो रिपोर्ट देते हैं अपनी चैनल के लिए या अपने अखबार के लिए, खबर नशर करते हैं, तो वो वही करते हैं जो लोगों का कहा गया होता है, कि उनको कोट किया गया होता है। लेकिन जब आप उनसे बाद में बात करते हो ना, तो पत्रकार बोल देते हैं कि सर बात असल में ये है, मुझे मालूम था कि उस इलाके में इस पार्टी की बुरी तरह पटाई होने वाली है, लेकिन क्या करें, दूसरे इस नेता के जो विरोधी हैं वो उसके सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं। वो डरते हैं, इलेक्शन तो आती जाती रहती है, उनको साथ में रहना है, अपने काम करवाने हैं, पटवाने हैं, 100 पंगे होते हैं ज़िंदगी के, इसलिए वो खुल के बोलते नहीं। मैंने पिछले 10-12 दिन में बहुत सारे राज्यों में वहाँ के पत्रकारों से बात की, और उसके अलावा कुछ अपना एक्सपीरियंस भी होता है। इतने साल बहुत सारी इलेक्शंस मैंने, पूरा महाराष्ट्र मैंने इसलिए आज से 20-25 साल पहले टूर किया था कि मैं उस समय की इलेक्शन कवर कर रहा था। खैर उस बात में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं जो आपको अरिथमेटिक इस इलेक्शन का समझाने जा रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिए। इसमें कोई जुआबाजी नहीं है, कोई सट्टा बाजार नहीं है, कोई किसी से लाभ डांट नहीं है, किसी का फेवरेटिज्म नहीं है, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं है, सिर्फ प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड
फिगर्स एंड ग्राउंड रियलिटीज शुरू करते हैं। मेरा इस पूरे दौर में क्या मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जब कुछ दिनों के बाद, 10 दिन के बाद ये रिज़ल्ट आएगा तो आपसे बहुत सारे लोग मेरे साथ सहमत होंगे। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसा मकसद है। 5 चरण की इलेक्शन हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने पहले एक फिगर दी थी कि इतने परसेंटेज हुई है। उसके बाद उन्होंने कोई 1 करोड़ समथिंग लाख का फिगर और बढ़ा दिया। ये शक खड़े करता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार किया, लेकिन केस ओपन रखा है। अगली सुनवाई फिर होगी। इसके चलते हुए वो उसका भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इलेक्शन जब होती है तो लोगों की मर्जी से होती हैं। वोट वो अपनी मर्जी से डालते हैं, किसी भी कारण से डालें, उनका धार्मिक कारण हो, उनका स्टेट का हो, उनकी जात पात का हो, गुस्से गिले का हो, महंगाई का हो, बहुत से कारण हैं। अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बीजेपी का 400 के आंकड़े की है, या जो अगली सरकार तीसरी बार बनाने की है। उसमें 2-3 बातें मैं पहले आपको ग्राउंड लेवल की बताना चाहता हूँ कि 10 साल का हुकूमत करने का समय कम नहीं होता, बहुत बड़ा समय होता है। और 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी आनी शुरू हो जाती। बहुत कम बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार जीता हो, जब कोई मुख्यमंत्री तीसरी बार जीता हो। बहुत कम होता है, जीते हैं कुछ, लेकिन वो जल्दी चले भी जाते हैं। वो हमने देख भी लिया कैसे चले जाते हैं। लेकिन जो जोड़ तोड़ की राजनीति करके जीतते हैं वो भले सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन जब जनता की अदालत में जाते हैं तो सज़ा बहुत बुरी मिलती। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 बार मुख्यमंत्री बन गए 10 साल में, कभी इसके साथ मिलके, कभी उसके साथ मिलके। क्या आपने जनता को इतना बेवकूफ़ समझ रखा है कि कभी आप बीजेपी के साथ मिलके चीफ मिनिस्टर बन जाते हो, कभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ मिलके, फिर उसको छोड़ के फिर बीजेपी छोड़ के फिर लालू प्रसाद यादव, और उसके छोड़ के फिर बीजेपी। अब जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है जो हर बार आपको माफ़ करे। इन सब बातों का असर होता है। बहुत कम लोग होते हैं नवीन पटनायक जैसे, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री साफ सुथरी एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, कोई इल्ज़ाम नहीं, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं वो देश के। लगातार जब से मुख्यमंत्री बने हैं एक बार भी हारे नहीं। हालांकि वो कांग्रेस परिवार से आए थे, उनके पिता बीजू पटनायक बहुत बार बिहार अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। और ये बीजू पटनायक की खूबसूरती देखिए, उसको आज तक भी उड़िया बोलनी नहीं आती। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं लेकिन अपनी भाषा नहीं, क्योंकि वो इंडोनेशिया में पैदा हुए थे, इंडोनेशिया में रहे थे, अंग्रेज़ी बोलते हैं या इंडोनेशिया की भाषा आती है, थोड़ा बहुत उड़िया समझ लेते हैं अभी इतने साल एडमिनिस्ट्रेशन में रह के। लेकिन फिर भी उन की कभी भी एक भी स्पीच पूरी उड़िया में आपने कभी सुनी नहीं होगी। वो स्पीच देते ही बहुत कम है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि उनका करैक्टर अच्छा था, करप्ट नहीं थे, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, घटिया किस्म की राजनीति नहीं की। ये उड़ीसा पूरे हिंदुस्तान में अकेला ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश को इस बात की गवाही देता है कि आप
साफ सुथरी एडमिनिस्ट्रेशन देकर भी जीत सकते हो, जो बाकी राज्यों में बहुत कम होता है। कभी कोई षड्यंत्र नहीं, कोई फूफा नहीं, कोई बाकी मुख्यमंत्रियों के लिए बड़े बड़े काफले, ये वो कुछ नहीं, बड़ी शांति से आराम से अपना काम करते हैं। अब चलते हैं कि आने वाले दिनों में जो रिजल्ट आने वाला है वो किस किस्म का होगा। जो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ उनको बड़े ध्यान से सुनिए, बिना किसी भेदभाव के। अपना तर्क, अपना रीज़न, लॉजिक, रैशनलिज्म सामने रख के सोचिए, और हो सके तो कहीं नोट करके भी रख लो, ये बातें आपको बाद में याद आएगी। इस इलेक्शन में जो साउथ इंडिया है हमारा, 5-6 स्टेट जो पड़ती हैं, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटका, इनकी 129 सीट हैं, 129। इन सीट्स में से बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा 15 सीट मिलने की आशा लगती, ये वो खुद भी मानते हैं। और उसमें से मैक्सिमम सीट जो हैं वो कर्नाटका से आ सकती है, कुछ आंध्रा से आएंगी, बाकी से केरला से कोई सीट नहीं आएगी, तमिलनाडु से नहीं आएगी, तेलंगाना से शायद एक आध आ जाए, पुडुचेरी से एक ही सीट है वो भी नहीं मिलने वाली। खैर, तो ले दे के 129 सीट, जो तकरीबन चौथा हिस्सा है हमारी, 1/4 हिस्सा है हमारी पार्लियामेंट का। उसके बाद 3 और बड़ी स्टेट्स, जिनकी तीनों की सीट, नंबर ऑफ सीट्स मिला के 130 होता है, 129 साउथ का और 130 इससे मिलता जुलता। और वो स्टेट्स हैं बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की 48, बिहार की 42, अब बंगाल की 42, बिहार की 40, तो मिला के 130 सीट। तो 130 और 129, 259 सीट्स। ये 259 सीट्स जो हैं ये तकरीबन पार्लियामेंट की 543 सीटों का आधे के नज़दीक पहुंच जाते। और इनके साथ अगर आप पंजाब की 13 सीट में ला लो तो कितनी हो जाती हैं? 160, 13, 273, 272 से टोटल मिला के। चंडीगढ़ की सीट साथ में लगा लो, 273, जो मेजॉरिटी के हाफ में मार के करीब होती। अब पहली 129 में से इनको मिल रही हैं मैक्सिमम 15 सीट, और वो खुद मान रहे हैं। ये दूसरी जो 130 और पंजाब की 13, 143 सीट, इनमें से बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 50 के ज़्यादा सीट नहीं आ रहे। वो इसलिए कि शायद अगर ये मान के चलो कि इनको बंगाल से भी 15 सीट मिल जाती हैं, बिहार से भी 15 मिल जाती हैं, और महाराष्ट्र में भी 15 मिल जाती, तो 15 साउथ इंडिया की टोटल 60 सीट हो गई। पंजाब से कोई सीट मिलने वाली नहीं है। तो मतलब 272 सीटों में से बीजेपी को, हमारे जिन लोगों से मैंने बात की और जो मैं स्टडी करता हूँ, उसमें से 60 सीटें आ रही हैं। मैं कहता हूँ 10 और लगा लो, 70 लगा लो। 272 में से 70 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। अब मेजॉरिटी के लिए आपको 273 चाहिए, तो बाकी की जो 270 सीटें हैं, 272 सीटें हैं पूरे देश की, जिसमें सबसे बड़ी स्टेट आती है उत्तर प्रदेश, दूसरी बड़ी स्टेट आती है
उड़ीसा, अरे ये सब साथ साथ हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन तीनों की, और बाकी जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, खत्म, पूरा देश इसमें लग, और जम्मू कश्मीर। अब ये जो बाकी की 270 सीट हैं, 272 सीट हैं, उनमें से कांग्रेस को 200 सीट, बीजेपी को 200 सीट जीतनी पड़ेगी मिनिमम टू स्टेक अ क्लेम। मतलब बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां, सहयोगी पार्टियां उनकी कौन सी हैं? नीतीश कुमार बिहार में जिसका नुकसान हो रहा है, मतलब पहले से 2019 में जितनी सीटें मिली थी उससे भी कम होंगी। महाराष्ट्र, यहाँ पे एनसीपी का एक पॉलिटिकल ग्रुप और शिवसेना को तोड़ के बना ग्रुप, वो बीजेपी के साथ, उनका भी नुकसान हो रहा है, बीजेपी का भी नुकसान हो रहा है। और उसके साथ बंगाल में बीजेपी का नुकसान हो रहा है। ये सब मिला के आपको जैसे कहा 70 सीटें भी मैक्सिमम और आप लगा लो तो बाकी की 200 सीट बीजेपी को जीतनी है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन तीनों, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर आप 20-20 सीट भी, किसी में 29 है, किसी में 28 है, किसी में कुछ है, अगर 20 मेजॉरिटी सीट्स भी इनको दे दो आप, ये 3 स्टेट की 60, और यूपी में पिछली बार इनको पूरा मोदी वेव होने के चलते भी 62 सीट मिली थी। अभी वहाँ 60 भी आप लगा लो तो ये 4 बड़ी स्टेट मिला के इनको 120 सीट मिलती है। 120 सीट ये, और 70 सीट जो पहले आपको बताया, 190 सीट बनती। बाकी जो पॉलिटिकल स्टेट है, हिमाचल की 4, जम्मू कश्मीर की 5, 9, हरियाणा की 10, 19, उत्तराखंड की 5, 24, ये आधे आधे का आंकड़ा गिना जा रहा है। इनमें से 12-12 सीट जो हैं वो आधी आधी इनको मिल जाएगी। दिल्ली में भी आधे आधे का चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अब मुझे आप ये बताइए, उड़ीसा में भी कोई बहुत बड़ी जीत बीजेपी को मिलने वाली नहीं है। अब मुझे बताइए कि 200 सीट, 272 में से 200 सीट बीजेपी कहाँ से जीते? ये आंकड़ा जरा आप सोच के देखिए। भूल जाइए ये जो मीडिया वाले बताते हैं अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, जो सट्टा बाजार वाले बता रहे हैं अपना पैसा कमाने के लिए। बेवकूफ़ तो आम जनता बन रही है, जो जुआ लगा रही है। और इनका कल को जाएगा क्या? अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो भी सट्टा बाजार जीतता है, अगर बीजेपी हार भी जाती है तो भी सट्टा बाजार जीतेगा। और ये जो टेलीविज़न चैनल वाले लगे हुए हैं शो डालने, वो भी जीत रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है कैंडिडेटों से भी, सरकार से भी और पार्टियों से भी। उनकी भी चाहती है कल को हार भी गए तो वो दूसरी सरकार के साथ पूछा लाने लग जाएंगे। पालतू कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते की तरह वो जो भी मालिक होगा उसके सामने पूछा लाएगा। ये तो हालत। अब आप खुद अपने लेवल पे अकेले बैठ के सोचिए कि 270 में से 200 सीट बीजेपी कहाँ से जीतेगी, वो आप सोच के देखिए। आपको अपने आप लग जाएगा 400 का आंकड़ा तो आप भूल जाइए। 300 भी बहुत मुश्किल लगता है सहयोगी वोगी मिला के, क्योंकि जब नैया डूबने लगती है किसी तो जो चूहे होते हैं ना, सबसे पहले वो जहाज छोड़ते हैं। बहुत मतलबी पॉलिटिक्स हमारे देश की हो गई। इनका किसी की कोई कमिटमेंट नहीं है।
जिसको ईडी का डर वो बीजेपी में। और कल जब लगेगा कि ये सरकार डामाडोल है, अगर किसी तरह तिकड़मबाजी करके कुछ इंडिपेंडेंट एमपीज खरीद के, जैसे बीजेपी हमेशा करती आई है डिफरेंट राज्यों में, अगर कोई जुगाड़ लगा के पैसे के बल पे या इलेक्शन कमीशन का डाटा मैनिपुलेट करके, डाटा मैनिपुलेट हो जाता है, आप मशीन मैनिपुलेट कर सको, ईवीएम नहीं कर सको दूसरी बात है, लेकिन डाटा जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, 1 करोड़ ज़्यादा वोटिंग दिखा दिया, और वो किसके पलड़े में जाएगी आप सब समझ सकते हो। अगर ये बात मान भी लें तो भी चैलेंज होगी बाद में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस हॉलीडेज के बाद फिर रख लिया है। तो कहीं ना कहीं जो बयान आने लगे हैं बीजेपी के, वो इस बात का संकेत हैं कि सब कुछ सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान कि अगर कहीं अपोजिशन की सरकार बन गई तो हर साल एक नया प्रधानमंत्री होगा। अरे भाई, अगर आप एक तरफ 400 सीटों की बात कर रहे हो तो आपको ऐसा बयान देने की ज़रूरत क्या है। 5-6 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आता है कि मुसलमान हमारे भाई हैं। क्या जरूरत पड़ी थी इसे बयान देने की। तो अंदर से कहीं खटखट हो रही है, धुड़कू लगा हुआ है, और जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, जिसको ज़्यादा दिखाने की कोशिश करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपने आंकड़े रिवाइज किए हैं, लेकिन अल्टीमेटली होने वाला कुछ नहीं। अब खाली 2 चरण बाकी हैं, कल छठा चरण है, उसके बाद आखिरी 1 तारीख को। अगर इतने चरणों में वोटिंग परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा है तो ये 2 चरण में क्या हो जाएगा। अब तो बहुत कम सीटें बची हैं। तो ले दे के इस बार बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, जिसको जुगाड़ लगा के भी बचाना मुश्किल लगता। आपको आज के दिन शायद ये बातें भक्तों को या दूसरों को बुरी लगें, लेकिन आने वाले दिनों में शायद वो कहेंगे कि जो सुनने को मिलता है वो हकीकत नहीं होता, और जो हकीकत होती है वो सुनाई नहीं जाती, वो तो सामने आ ही जाती। आम लोगों में जो गुस्सा मैंने देखा है, ख़ास तौर पे महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में, ये 3 राज्य जहाँ पे बीजेपी ने तिकड़मबाजी से 2 राज्यों में सरकारें गिरा के अपनी बनाई, और बंगाल में कोई कसर नहीं छोड़ी सरकार गिराने की, लेकिन वहाँ पे इनकी चली नहीं, लेकिन इनकी नीतियाँ वहाँ के लोगों को पसंद नहीं। उसका कारण बंगाली, पंजाबी, मराठा और बिहारी, ये बहुत ही एक जिसको कहते हैं एक अपनी मान मर्यादा वाली कौमें। हरियाणा हुआ, जाट, ये लोग अपने जो इनको लगे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है तो ये माफ़ नहीं करते। महाराष्ट्र में बहुत सारे एरियाज में बीजेपी के कैंडिडेट्स को लोगों ने अपने इलाके में घुसने नहीं दिया, और पंजाब में तो ये लोग प्रचार ही नहीं कर सके। नरेंद्र मोदी की पटियाला में रैली थी, 10-12 हज़ार लोग थे, और उसको अगर आप मीडिया में देखो, जो इनका अपना मीडिया, उसमें कहेंगे लाखों की भीड़, काले झंडे भी दिखाए गए जो किसी मीडिया ने नहीं दिखाए। बीजेपी के कैंडिडेट रोने लग गए हैं कि हमें प्रचार करने निकलने नहीं दिया जा रहा घर के बाहर,
किसी के घर जाने से हमें रोका जा रहा है, तो हम प्रचार कैसे करें? तो ये तो हालत है। लोगों का गुस्सा इतना है क्योंकि ना कोई वादा पूरा हुआ, ना ही कोई जो इतने बड़े बड़े दमगजे मारे गए थे कोई भी सही साबित नहीं हुआ। एक भी आप वादा बता दीजिए 10 साल में जो पूरा हुआ। हम दाऊद को वापस लेके आएंगे 3 महीने में, 10 साल हो गए, क्या हुआ? 1.25 लाख देंगे हर खाते में, क्या हुआ? किसी को पता नहीं। बैंक खातों से हजारों करोड़ रुपए लेके भागने वाला एक भी शख्स वापस नहीं आया। कितने सारे क्रिमिनल और वांटेड हैं, कोई वापस नहीं आया। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, नहीं मिली। किसानों की आमदन 2022 तक डबल करेंगे, नहीं हुई। महंगाई कम करेंगे, नहीं हुई। और ऊपर से बयान ऐसे ऐसे देने, कई बार तो अजीब लगता है कि जो प्रधानमंत्री की भाषा है या किसी छोटे मोटे लीडर की भाषा, एक ऑफिस की पद की गरिमा होती है, उसकी मान मर्यादा होती है, उससे भी बागी हुआ जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वोट चाहिए। अब दिल्ली में देखिए, 7 की 7 सीट बीजेपी के पास थी, अभी आधी आधी रह जाएंगे, 3-4 हो जाएगा। तो देखो, 270 सीट में से 200 सीट जीतना किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत मुश्किल होता। अगर ये रेशो होती तो पिछली बार जब मोदी वेव थी, उसके पहले जब मोदी वेव थी, तो ही बीजेपी बड़ी आराम से 400 सीट ले सकती थी, जब इतना बड़ा उनका हवा चल रही थी। अब तो वो हवा नहीं है। अब मुद्दों की बात नहीं हो रही, बात सिर्फ मंदिर की हो रही है, जय श्री राम की हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी भटक गई। सबका साथ, सबका विकास कहीं बहुत पीछे रह गया, उसकी बात नहीं हो। खैर, ये मेरा अपने विचार थे, ख्यालात थे। पहले 5 साल मैंने बीजेपी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि 5 साल पार्टी को देने चाहिए। उनको पॉलिसी बनाने में, लागू करने में, सिस्टम समझने में समय लगता है। दूसरी बार भी बने, फिर भी मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने टिप्पणी करना सिर्फ पिछले 2 साल से शुरू किया, जब मैं देख रहा हूँ कि कुछ सुधरने वाला नज़र नहीं आ रहा, बेवकूफ़ बनाया जा रहा। पहली सरकारें क्यों गई? इन्हीं वजह करके गई। अगर कांग्रेस हारी, वो इन्हीं गलतियों की वजह से हारी थी। लोगों को बेवकूफ़ बनाना सीख गई थी, लेकिन एक दिन लोगों ने अकल दिला दी, अपने वादों से भाग रही थी। वही करप्शन, वही ब्लैक मनी, आज अभी तो वही चल रहा है। बदला क्या है? कौन सा दफ्तर ऐसा है देश का जहां बिना पैसे के काम होता हो? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां इलीगल काम नहीं होते हों? सुधरा क्या है वो तो बता दीजिए। कांग्रेस गई थी, फिर जनता पार्टी सरकार आई, वो भी गई। फिर बीजेपी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल चली, वो भी गई। फिर कांग्रेस की आई, 10 साल चली, वो भी गई। फिर बीजेपी की सरकार आ गई, 10 साल चली। अब जाना तो क्या हरा पार्टी को पड़ता है। मामला तो लोगों का है, वोट का है। जो लोग आपको वोट डाल सकते हैं, आपके खिलाफ भी तो डाल सकते हैं। खैर, अब देखते हैं 10 दिन के अंदर अंदर सब पारा सामने आ जाएगा। पिघलता है, ऊपर जाता है कि नीचे आता है, सोसाइटी में थर्मामीटर का टेम्परेचर कितना है, सब पता चलता है।
तो दोस्तों, आज के दिन इतना काफ़ी। आप सब लोगों ने कहा था, इसलिए मैंने एपिसोड बना दिया। कुछ दिल तो नहीं करता था, लेकिन कई बार दिल की बात भी करनी चाहिए। मन की बात होती है, दिल की बात होती है। हर आदमी को हक होना चाहिए मन की बात करने का। तो हमने भी आज कर दी। मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा समाज में टॉलरेंस होनी चाहिए। ये मत समझो कि अब आप सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, आप मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते, शाह के खिलाफ नहीं बोल सकते, आरएसएस के खिलाफ नहीं बोल सकते, मीडिया के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये आपकी जो इंडिपेंडेंस है, आपकी जो इंडिविजुअल आज़ादी है, उसके खिलाफ जाती है ये धारणा। और ये सब आज़ादियाँ हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं, संविधान ने दी। पहली बार हिंदुस्तान में ये इलेक्शन इस मुद्दे पर लड़ी जा रही है कि देश के संविधान को बचाना है। अगर देश का संविधान नहीं बचा तो देश खत्म हो जाएगा। क्यों जरूरत पड़ी ये नारा देने की, ये इशू उठाने की? क्यों कह रही है अपोजिशन कि अगर अभी बीजेपी सरकार आती है तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा? कोई ना कोई कारण तो होगा। उसका जवाब कोई नहीं देता। हर संस्था को नीचा दिखाने की कोशिश हुई है पिछले 10 साल में। क्या कर रही हैं हमारी संस्थाएं? सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी, सब संस्थाएं। अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक ब्रो बीटिंग हो रही, दबाने की कोशिश हो रही, डराने की कोशिश हो रही है, ये समाज के खिलाफ, हमारे धर्म, हमारी सभ्यता और टॉलरेंट। ये वही धरती है जिसने राम को जन्म दिया, गौतम बुद्ध को जन्म दिया, कृष्ण को जन्म दिया, हम महावीर को जन्म दिया, गुरु नानक को जन्म दिया। उसी धरती के लोग हैं। और ये सब शांति पसंद लोग। लड़ाई भी लड़ी तो इंसाफ के लिए लड़ी, हथियार उठाए तो बदी को मारने के लिए उठाए, लेकिन उसके बाद सब त्याग करके फिर साधु संतों की जिंदगी बसट की। राजा महाराजाओं ने राज छोड़ के संन्यास लिया। ये इसी देश में हो सकता है। लेकिन आजकल जो राजा बन जाता है वो संन्यास तो छोड़ो, वो एक दिन की छुट्टी भी नहीं लेता कि आराम कर लूँ मैं। संन्यास तो दूर की बात है। ये अहंकार जो आ गया राजनीति में, ये सारी समस्या वहीं से शुरू होती। मेरी गारंटी है, मेरा कहना, मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ, ये मैं जब आती है ना, ये बहुत खतरनाक होती। आपको कोई नहीं मार सकता, आप खुद अपने आप को मारते। और जितना आदमी अंदर से खोखला होता जाता है उतना ज़्यादा बोलता है। पुरानी कहावत है, खाली बर्तन की आवाज़ बहुत होती। हमारे बहुत सारे लीडर किसी भी पार्टी के हों, वो खाली बर्तनों की तरह लगने लगे। ये दुखांत है, ट्रेजेडी है हमारे कंट्री। नई लीडरशिप आगे आ नहीं रही। जो पुराने सुलझे हुए लीडर थे उनको पूछा नहीं जा रहा। यंग जनरेशन आगे क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उनके पास साधन नहीं। वो अपनी रोटी रोजी कमाएं या पॉलिटिक्स करें। एक एक पार्लियामेंट की इलेक्शन में एक कैंडिडेट को जब 10 करोड़ 15 करोड़ का खर्चा करना पड़े तो इलेक्शन लड़ेगा कौन? हम तुम तो नहीं लड़ सकते। दोस्तों, बहुत बुरे दौर से निकल रहे हैं हम लोग। सबको सोचना होगा, सोच समझ से काम करना पड़ेगा। भावनाओं से नहीं खेलना होगा, चेतना से खेलना होगा। सच की आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा।
और कोशिश यही हो रही है कि आपको बोलने की आज़ादी ना हो। बड़ी हैरानी की बात है, यहाँ भौंकने की आज़ादी तो है कुत्तों की तरह, लेकिन इंसान की तरह बोलने की आज़ादी दिन ब दिन छिनती जा रही है। अब आगे फैसला आपका है। मेरे कहने से तो ना आपको हारने वाला है ना जीतने वाला है। ये मेरा एक विश्लेषण था इस इलेक्शन को लेके जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में फिर अपनी पुरानी किस्म की बातें करेंगे, मुंबई की, अंडरवर्ल्ड की, इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने इतने कत्ल किए, उसने इतने कत्ल किए। लेकिन जो हज़ारों ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो विरुद्ध जो काम हो रहे हैं वो भी तो एक किस्म का क्राइम ही है। आजकल पॉलिटिक्स कवर करना कोई राजनीति नहीं, ये उसी तरह हो गया जिस तरह हम क्राइम कवर कर रहे हैं। हमारी तो है ही बेसिकली क्राइम चैनल है, इसलिए मैंने ये मुद्दा भी आपके साथ उठा लिया। जरा जो जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जितने हारने वाले, सब मिला के उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करके देख लो, आपको अपने पता चल जाएगा कि 40% के करीब लोग उसी क्षेत्र से आते हैं। तो अगर ऐसे लोगों की बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म की किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।